अमित कुमार से हम कुमार अमित अमित कुमार कुमार अमित अमित कुमार की कुमार अमित कुमार अमित कुमार अमित। अच्छा, चलिए बात। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आजकल बिहार की राजनीति में अगर बहुत जोर शोर से कुछ छाया हुआ है तो वो है जनसुराज और प्रशांत किशोर। पिछले दिनों बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में उन्होंने आमरण अनशन किया था गांधी मैदान में, गांधी प्रतिमा के नीचे। वहां से उनको पुलिस ने उठाया, फिर मामला घुमाते फिराते न्यायालय में पहुंचा और सशर्त उनको बेल दिया गया, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार, जो उन्होंने फिर बात की जज से, फिर उन्होंने अपील की और बिना शर्त उनकी रिहाई हुई, मतलब उनको बेल मिला। उसके बाद तमाम जो मीडिया है उसमें अमित कुमार छा गए कि भाई अमित कुमार हैं कौन। तो आज हम बात करेंगे इसी पर कि अमित कुमार हैं कौन, उनके वर्तमान की स्थिति और पूर्व में उनका क्या इतिहास रहा है, उनकी स्थितियां क्या रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें मित्रों कि हम आज हैं अमित कुमार के साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जानना ये चाहते हैं कि आप अधिवक्ता के रूप में दिखे, जी लेकिन इसके पूर्व की में जो मुझे जानकारी है कि आप एज ए एक्साइज सुप्रिटेंडेंट 14-15 साल बिहार सरकार की सेवा दे चुके हैं। जी तो ऐसी क्या स्थिति बनी कि आप इतने बेहतरीन सेवा को, बीपीएससी आपने क्रैक किया था और एक्साइज सुप्रिटेंडेंट बने थे, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपको वो छोड़ के और फिर अधिवक्ता की तरफ, मतलब वकालत की तरफ आपको रुख करना पड़ा? इसमें देखिए, जो प्रोहिबिशन 2016 में आया तो तत्क्षण मैं मुजफ्फरपुर में पदस्थापित था। मुजफ्फरपुर एक जंक्शन है जिससे तमाम तरह के शहरों के लिए नेशनल हाईवे क्रॉस करता है, लाइक हाजीपुर, बेगूसराय और इधर मोतिहारी की तरफ। तो स्टार्टिंग में इनिशियली लगा कि ये एक समाज के लिए अच्छी पहल है और हम लोगों ने बहुत जोर शोर से काम किया और तकरीबन मैं 1 साल वहाँ पे रहा। तो उस दौरान 1 साल का परिणाम ये हुआ कि लगभग पूरे बिहार में जो शराब की जब्ती हुई थी, उसका 40% मेरे द्वारा जब्त किया गया था। अच्छा, मेरे द्वारा अकेले मैं नहीं बोलूँगा, मेरी पूरी टीम टीम के, द्वारा, हाँ, हाँ, जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। बिल्कुल। और इसके फलाफल से प्रभावित होकर अ, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे 2018 में जब जब शराबबंदी का 2 साल पूरा हुआ, तो मुझे सम्मानित भी किया गया और मुझे जो है अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद मैं पटना चला गया हेडक्वार्टर में, चूँकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो पहले भी मैं मुख्यालय में लीगल सेल देखता था। अभी दोबारा जब गया तो मैं लीगल सेल देख रहा था, साथ ही साथ मुझे जनरल मैनेजर बीएसबीसीएल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। तो तमाम तरह के जो केसेज़ हैं प्रोहिबिशन से रिलेटेड, मतलब हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और कब कुछ-कुछ जिलों में लोअर कोर्ट में भी कुछ अगर उनको चाहिए ओपिनियन वगैरह, तो वो मैं देखा करता था। रादर पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत सारे केसेज़ में मैंने सहयोग प्रदान किया है। बतौर अ, अधिवक्ता नहीं बोलेंगे, बतौर पदाधिकारी, लेकिन एज़ ए लीगल पर्सन। तो इसमें हुआ ये कि मुझ फाइनली मुझे ये देखने में ये प्रतीत हुआ, धीरे-धीरे ये एहसास हुआ कि ये एक्चुअली लोग शुरू में भी इस पे विरोध हो रहा था कि इस तरह का बड़ा डिसीजन जो है, वो बड़े जल्दी में, जल्दबाज़ी में लिया गया है। वो बाद में परिलक्षित होने लगा। जैसे कि आज भी आप लोग देख हाँ, रहे हाँ, हैं बिल्कुल। कि केवल पीने वाले लोगों पे ज़्यादा ज़ोर है, और पीने वाले कौन है? गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं समाज के, जिनका कोई नहीं है, ठीक है? तो एक समाज में इस तरह के क्रांतिकारी निर्णय लेने के पहले एक
सामाजिक आंदोलन होना आवश्यक था बिल्कुल। और समाज के स्तर पर लोगों को जागृत करने की आवश्यकता थी। तो ये देखा गया और ये महसूस किया गया मेरे द्वारा कि इसके द्वारा शोषण भी हो रहा है, जो जायज़ नहीं है। मतलब जो अ, तो कायदे से मैं ये नहीं बता सकता कि एग्ज़ैक्टली ये पॉलिटिकल डिसीज़न था या पॉलिटिकल भूल कह लें इसको, इतना बड़ा फेल्योर किस लिए हुआ? क्योंकि नीति इस तरह के नीति निर्धारण के समय सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के बातचीत करनी चाहिए थी। सारे स्टेक होल्डर्स से मतलब जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं कि किस तरीके से इसको किया जाए। क्योंकि कहीं भी एक्साइज़ है और प्रोहिबिशन है, कहीं भी आप देखिए तो एक्साइज़ एंड प्रोहिबिशन है। तो उत्पाद के साथ-साथ मद्य निषेध। तो सरकार तमाम तरह की पॉलिसीज़ बनाती है कि केवल रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो, शराबबंदी की तरफ भी बढ़े हम लोग। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि ये प्रयास सरकारों के द्वारा किया किया जाएगा। जाना चाहिए, हाँ। ये एक्चुअली एक तरह की क्या कहते हैं उसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की जब बात करें, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें भी इस बात का ज़िक्र है, ड्यूटीज़ में भी है कि हमें इन सब चीज़ों से लेकिन क्या है कि इसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करके और कायदे से, तरीके से। तो इसके जस्ट पहले आप देखें तो हम लोग रेवेन्यू कलेक्टर थे हाँ, और काफ़ी बिल्कुल। करोड़ों रुपया हम लोग सरकार के राजकोष में जमा करते थे। तो जब राजकोष में पैसे जमा करने की बात होती थी, तब ये नहीं देखा जाता, तब आप पंचायत स्तर पर दुकानें शराब की खुलवा रहे हैं, खुलवा रहे थे, हाँ। ठीक है? हुँ। और जब आप प्रोहिबिशन में आते हैं, तो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन यू टूक अ यू टर्न, ठीक है? जिसके लिए तैयारी नहीं थी। और आज भी देखिए कि अब क्या है कि हेलीकॉप्टर भी उड़ाया गया इसके लिए, आपको जानकारी होनी हाँ, चाहिए। हाँ। आज ड्रोन उड़ाया जा रहा ड्रोन है, उड़ाया डॉग जा स्क्वाड है, ठीक है? अगर इन सब चीज़ों को मुझे लगता है पर्सनली लॉ एंड ऑर्डर के लिए डाइवर्ट किया जाता, तो ज़्यादा बेहतर बेहतर परिणाम होता। हम लोग को मिलते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इससे ये मुझे लग रहा था कि मैं कोई सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ और कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से मैं एक बड़े पाप का भागी बन रहा हूँ। तो मुझे अब इससे खुद को मुक्त कर लेना चाहिए। माने विरक्ति होने लगी। हाँ, आप कह सकते हैं विरक्ति। तो कहने का मतलब है कि अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, तो जो नीतियाँ थी और जो व्यवस्था था, वो दोनों ही कहीं न कहीं आपको खटक रहा था, जो बड़ी मछलियों को या यूँ कहें कि मगरमच्छों को छोड़कर, छोटे जो पीने वाले लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा था, गरीब लोगों को पकड़ा जा रहा था और वो जो रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में कभी आप पैसा देते थे, वो पैसा माफियाओं के और पुलिस के पॉकेट में जाने लगा। अब इसमें ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े कारोबारियों पे भी बहुत कार्रवाई हम लोगों ने, खुद मैंने भी किया है, पदाधिकारी कर्मी करते रहते हैं। लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको इस तरीके, जब तक हर एक इंसान जो उसका कंज्यूमर है, वो उसका विरोध नहीं करे। जैसे जिस बिल्कुल, समय हम लोग बिल्कुल, इसको बिल्कुल। चालू किए थे, तो इस बात का डर था कि एक बीच में मूवी आया था उड़ता पंजा, अफ़ीम के जी, का जी। और शिकार वहाँ के लोग। तो ये भी अपना बिहार भी जो है उड़ता बिहार बन चुका है। और आपको पता होगा, आप जानते हैं कि जैसे होम डिलीवरी पिज़्ज़ा होता है, उसी तरह से हाँ, शराब हाँ, की बिल्कुल, बोतलें हो बिल्कुल। रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम तो है ही। तो एक तरह से आप अगर आप कहें तो आप ये कहिए कि ये कंप्लीटली फेल्योर है। फेल्योर तो है, वो तो हम लोग रोज़ देख रहे हैं और न्यूज़-व्यूज़ पे रोज़ आ रहा है। तो उसके बाद आप छोड़े, जी। छोड़ के आप अधिवक्ता की तरफ क्यों गए? और भी कोई दूसरा काम कर सकते थे? नहीं एक्चुअली आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अ, पहले चूँकि काम करते रहे, नहीं उससे 14 जुड़ा हुआ। 14 साल मैं जब सरकारी सेवा में था, तो 8 साल मैंने मुख्यालय को दिया है अच्छा, और 8 साल में तकरीबन मतलब मेरा मुख्य कार्य जो है, वो जैसे कि इसके बाद प्रोहिबिशन का रूल्स बना, वो ड्राफ्टिंग मेरी की हुई है, अच्छा, ठीक अच्छा। है? तो लीगल के प्रति रुझान शुरू से था, शुरू से था। ठीक है? लॉ ग्रेजुएट मैं हूँ, तो रादर बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन में मेरा मेन पेपर लॉ ही था। तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास दूसरा कहाँ जाते? और इस और जाग झुकाव भी उस तरफ था। झुकाव था, दूसरा ये था कि मुझे लगा कि इस माध्यम से मैं वैसे लोगों को जो गरीब हैं या जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते
और हाई कोर्ट नहीं पहुँच पाते और इनजस्टिसेज़ होता है, तो उनके लिए न्याय कर पाऊँगा। तो वो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन है, कर पाता हूँ और उससे मानसिक तौर पे भी इंसान को शांति भी और सुकून मिलता है। तो जैसे अभी आपने बात किया कि लोगों को सपोर्ट कर पाएँ न्यायिक तौर पे, तो यहाँ मोती झील को लेकर आपने एक पीआईएल दाखिल किया था, जी। तो उसके पीछे क्या कारण है? पीआईएल मोती झील तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा घर जो है हाँ, मोती मोती झील झील के किनारे किनारे ही है है। और हाँ, सुबह-शाम कहीं जाना है, निकलना है तो आपको मोती झील से होकर ही जाना है। बिल्कुल। तो मोती झील की दुर्दशा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। तो अपने कुछ बंधेज थे, जब आप सरकारी सेवा में रहते हैं, तो आप सरकार के अगेंस्ट यूजुअली नहीं जाते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। तो नौकरी छोड़ते वकालत शुरू करते, पहला काम मैंने यही किया, जो मेरे दिल के बहुत करीब और और पर्यावरण के तरीके से देखें, अन्यथा भी देखें तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसको लेकर मैं बार-बार लोगों को बोलता रहता हूँ, आगाह करता रहता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग भी वैसा ही चाहें कि मोती झील जो पुराना स्वरूप है, आपका उम्र हमसे बड़ा है, तो आप देखे हैं कि मोती झील का क्या स्वरूप रहा है, उस ओर ये लौटे। तो मोती झील पे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया, तदालोक में थोड़ा लेट ही सही, बट कुछ काम शुरू हुआ है, शुरू हुआ है, जो होता दिख रहा है, बट दिख रहा ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। नहीं है। आगे के लिए भी हम इस पे कुछ ना मतलब कुछ मान करेंगे। के चलें कि वो आपका जो प्रयास था, वो सफल होता दिख रहा है। जी। मित्रों, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और जब चौक पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपका हाथ अगर कार चला रहा है तो बेल्ट पे जाता है कि आपने सीट बेल्ट बाँधा है कि नहीं। अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये देखते हैं कि पुलिस तो नहीं खड़ी है और उसके पीछे कारण ये है कि गलती अगर कोई करता है और उसका चालान कटता है तो चलिए वो अ, सही बात है, वो होना भी चाहिए। लेकिन बिना गलती के और जबरन चालान काटा जाए, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से दादागिरी टैक्स, उस स्थिति में क्या होगा? इसको लेके डीजीपी ने भी कहा था कि मोबाइल से अब चालान काटने की स्थिति बंद हो जानी चाहिए। अभी एक मामला आया है जिसमें अमित कुमार जी ने एसपी को पत्र भी लिखा है और बड़ा माकूल है और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या था कि आपने 5 पन्ने का एक बड़ा-सा पत्र दे दिया? नहीं देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है। अ, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर का संधारण है। ट्रैफिक रेगुलेशन भी उसी के तहत आता है। बट पुलिस का काम कभी भी रेवेन्यू कलेक्टर का नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो मैं देखा यहाँ पे सोशल मीडिया से मुझे पता चला, कि एक पर्टिकुलर पीरियड में लगभग 2 सवा 2 करोड़ रुपया जो है, वो चालान पेनल्टी के तौर पे जमा कराया गया है। तो हम लोग इसी शहर में पले-बढ़े। हम अपने ज़माने में कभी ट्रैफिक पुलिस पूर्व में नहीं देखा। अभी ठीक है, व्यवस्थाएँ बदली हैं, ट्रैफिक के पुलिस भी दिखते हैं, वो व्हाइट वाले भी कुछ-कुछ दिख जाते हैं। यातायात पुलिस की गाड़ियाँ भी नज़र आती है और मुझे पता चला है कि यहाँ एक ट्रैफिक डीएसपी भी हाँ, बैठने लगे। हाँ, थाना तो खुल ये गया जो बाज़ार में। शहर में ट्रैफिक बढ़ गया है और ये सब कुछ हुआ है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आधारभूत तरीके से इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। ये जो एक तो 2.5 करोड़ का मामला, इस तो एक दिमाग में बात आई कि भई इतना सारा पेनल्टी लोग कर क्या रहे हैं मोतिहारी के? कितनी गलतियाँ कर हाँ, रहे हैं। कितनी गलतियाँ कर रहे हैं बिल्कुल। और ये 2.5 करोड़ रुपया इट्स लाइक एक्ज़ेम्पलरी। हमको तो लगता है कि जिलाधिकारी महोदय मालगुज़ारी इतना नहीं कलेक्ट कर पाते होंगे, जितना जितना सही बात। ये कर रहे हैं। तो ख़ैर व्हाटएवर बी द रीज़न, तो मेरे अंदर ये एक सवाल था। देखिए, एक तो साइनेजेस नहीं लगे हुए हैं, ठीक है? और अगर हम ये मान के बैठे हैं कि हर एक जनता मोटर व्हीकल एक्ट को जान रही है। मैं लॉयर हूँ, मैं भी ठीक से नहीं जानता हूँ पूरे प्रावधान को। तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के जो वो प्रावधान हैं, जो यूजुअली जिनका वायलेशन होता है जनरल तौर पे, तो इस संदर्भ में मेरा ये मानना है कि लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और पुलिस का एक लक्ष्य कम्युनिटी पुलिसिंग भी है। तो पुलिसिंग जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा
तरीका मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। जैसा मैंने कहा कि पहले से यहाँ यातायात पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। लोग दाएँ से बाएँ कहीं मैं घूम कर जाते थे, ये है। तो डूज़ एंड डोंट्स जैसे आप देखते हैं कि सरकार की बीमा फसल बीमा योजना के बोर्ड्स लगे होते हैं तमाम प्रखंडों में, इस तरह की योजनाओं के। तो आप यातायात के बोल्ड लेटर्स में चमकते शब्दों में ऐसे पढ़ने वाले हिंदी साधारण भाषा में ऐसे बोर्ड्स तो लगा ही सकते हैं कि क्या-क्या जो है वो वायलेशन के दायरे में आएगा। दूसरा ये है कि नगर निगम और जो भी यहाँ की मेरे ख्याल से एक यातायात करके रोड सेफ्टी का भी कुछ सरकारी व्यवस्था है। तो इसके तहत जिला पदाधिकारी महोदय को पहल करनी चाहिए। ऑब्वियसली पुलिस कप्तान हमारे यंग ऑफिसर हैं और तमाम शिकायतों पे बहुत त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या है इस चीज़ को समझना होगा कि आप इन सब लोगों को बिठा के पहले तो भई पार्किंग एरिया आप आइडेंटिफ़ाई कराएँ। हाँ, कहाँ ये तो बहुत बड़ा ठीक प्रॉब्लम है, है। ये अब क्या है ना कोई व्हाइट लाइन पे रहेगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, व्हाइट लाइन से कितना अंदर रहना है, व्हाइट लाइन के अंदर जगह है भी कि नहीं है। हुँ, फिर आप देखिए कि जो और ये ऑटो रिक्शा और क्या बोलते हैं उसको बैटरी रिक्शा जो चल रहा है शहर के अंदर, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सब ज़्यादा। लोग रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको भी वो किया जाए, एजुकेट किया जाए तरीके से अ, और ये ज़िम्मेवारी थाने को दी जाए, आउटपोस्ट को दिया जाए कि भई उनका कुछ एक बुला के संडे को बताइए व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस। ये हमारे लॉ में एक ये है कि कानून की जानकारी अगर आपको नहीं है, तो ये आप आपकी रक्षा नहीं कर नहीं सकता है। करेगा, मतलब बिल्कुल। वन्स कोई भी कानून जो है गज़ेट हो गया, तो ये मान लिया जाता है कि इसकी जानकारी आपको है, भले आप उसको पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। तो ये है ये मतलब मुझे लगता है कि हर कॉमन सिटीज़न गाँव के बहुत देहात के लोग आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो वो मोटरसाइकिल से आते हैं या फिर ड्राइवर्स हैं बहुतों के, जो जानकारी नहीं नहीं रखते। है, हाँ। आपको एक चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से निर्गत की जाती थी। अभी का मुझे ठीक से नहीं पता है, ठीक है? कि उसमें आपको पर्टिकुलर तरीके से चलाने का, पार्किंग वगैरह का सब सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये अवेयरनेस तो है नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने ये पत्र एक्चुअली उनको एक सुझाव दिया है कि आप जो तमाम यहाँ पे जो लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं शहर के, तमाम तरह के सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइज़ेशंस के लोग हैं, रोटरी, लायंस, हमारा बार का है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, आईएमए है। तो इन प्रबुद्ध जनों को बैठाइए, जो इस शहर के रेसिडेंट हैं, उनको पता है, आपको किधर वन वे करना है, किधर पार्किंग का आप कर सकते हैं। जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे, तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा, ठीक है? और जब आप बैठ के बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। दूसरी बात ये होगी कि अ, अब एक आपको एक इंस्टांस मैं बताता हूँ, जिसको लेकर मुझे ये पत्र लिखना पड़ा। आसिफ नाम का एक लड़का और सभ्य लड़का, ठीक है? अगर ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, एक सभ्य लड़का आसिफ नाम का, वो अपनी बहन को रोज़ सुबह जाता है बस स्टैंड छोड़ने, टीचर है और फिर वो जब आती हैं, तो बहन को बिठा के और वापस ले जाता है बाइक से और यूजुअली वो बुर्का पहनती है उनकी सिस्टर, जो उनके धर्म का हिसाब-किताब है। तो जो घटना हुई है, वो उस दिन 5 या 6 एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लास्ट वीक का है, तो डेट उसमें दिया है मैंने। वो आया मेरे पास, उसने बताया कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या, कि वो सिस्टर को वापस लेके घर जा रहा है और छतौनी गोलंबर के पास छतौनी गोलंबर अभी हम भी जाने से अवॉइड करते हैं कि वहाँ नहीं जाए तो आदमी बेहतर है। वहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है तो निर्माण है। ट्रैफ़िक वहाँ एकदम से अजीब टाइप की रहती है। वो बहुत स्लो चलती है और या जाम का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो छतौनी गोलंबर पे कोई एक पुलिस का कर्मी चूँकि आजकल वो जैकेट-वैकेट लोग पहन लेते हैं तो नाम-वाम दिखता नहीं है, ठीक है? और पुलिस का नाम जनरल पब्लिक नहीं देखना चाहती है, हिम्मत नहीं करेगी। हिम्मत नहीं करेगी। एग्ज़ैक्टली देखना तो चाहती है, हिम्मत हाँ, नहीं हाँ। करती है। तो वो क्या डेजिग्नेशन है, क्या नाम है?
खाकी था। महोदय ने मोबाइल से उनका तस्वीर खींचा, तो वो हेलमेट नहीं पहना था। ही एडमिटेड इट कि हम हेलमेट नहीं पहने थे, तो फ़ोटो खिंचाया तो हम सोचे कि अब तो लग गया, फाइन देना पड़ेगा और वो चला गया। चला गया, तो घर जब वो पहुँचता है सिस्टर को पहुँचाने, तो मोबाइल पे उसको मैसेज आता है कि उसको ₹6000 देने हैं। 6000? हाँ, फाइन के तौर पे। अच्छा। तो एक लड़का जो पता नहीं कुछ थोड़ा बहुत कमाता है, उसको 6000 फाइन देना पड़ जाए, तो दिमाग पूरा बजट ही गड़बड़ा जाएगा ना। तो ही रिटर्न्ड बैक। तो हेलमेट का फाइन 6000 है? अब ये हमको नहीं पता, अभी आप पे अच्छा। आ रहे हैं इस पे। ये वापिस आया और आके पूछा पदाधिकारी महोदय से या कर्मचारी सिपाही थे, जो भी हैं, उन महोदय से पूछा कि सर ये 6000 का क्यों आ गया? हम हेलमेट नहीं पहने थे तो ₹1000 मेरा जो है बाध्यता हम देंगे उसको, लेकिन ये 5000 किस बात का एक्स्ट्रा? जवाब सुनकर आप दंग हो जाएँगे। उसको बोला गया कि तुम मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, अच्छा। हमको रिक्वेस्ट नहीं किया, वाह! तो ये 5000 मैंने रेसिंग में काटा है। अब वो उससे बहस तो कर नहीं सकता था, तो चला गया रेसिंग छतौनी चौक पे, गोलंबर पे गोलम्बर पे, अब बताइए? हाँ। और अभी की स्थिति में। हुँ। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है रिस्पेक्ट नहीं किया। हाँ, सिस्टर को बैठा महिला के को बैठा के। और वो महिला ऐसा नहीं है, आप फ़ोटो देखेंगे तो उसमें क्लियर दिख रहा है कि वो क्रॉस लेग भी नहीं बैठी है। हुँ, ऑब्वियस है कि जब बुर्का पहनी हुँ है, हुँ। तो बुर्के की बनावट ऐसी होती है कि क्रॉस लेग आप बैठ ही नहीं नहीं सकते। बैठ सकती है। तो वो एक साइड में बैठी हुई है, पीछे गाड़ियाँ दिख रही हैं, ट्रक है, हुँ। ठीक है ना? तो मतलब इस तरह की स्थिति और आप हमको ये बताइए कि हम किस ज़माने में जी रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको पैबोस करें? हुज़ूर, ये नहीं, कैसे हम लोग भी सड़क सुरक्षा अभियान चलाते थे, जी। तो उस समय गुलाब का फूल लेके सड़क पे खड़े होते थे। हुँ, जो गड़बड़ करते हुए आता था, हुँ, उसको गुलाब का फूल देते थे और समझाते थे कि भैया आप ये काम करो, ये गलत कर रहे हो। तो अब अगर हेलमेट आप नहीं पहन रहे हैं तो पैसा भी रखिए और एक माला भी रखिए हुँ, कि जो वैसा हुँ, पकड़ने वाला है उसको रिस्पेक्ट दीजिए कि हाँ। जान बची रहे आपकी। तो गज़ब! ये तो इस आसिफ के मामले को बजाता लगा के मैंने मेल भी किया है और उनको एसपी महोदय को मैंने वो भी किया है, क्या बोलते हैं उसको स्पीड पोस्ट से भी भेजा है और एक्सपेक्टेड है कि वो मेरी बातों को अ, गंभीरता से लेंगे और इस बच्चे के साथ न्याय तो करेंगे ही और ये जो भी कर्मी है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि डीजीपी महोदय का बयान आया है, हमने पढ़ा भी है कहीं, कि वो एक स्पेसिफिक डिवाइस है, फ़ोटो उसी से लेना है। लेना है, हाँ। इसने साफ शब्दों में कहा है कि फ़ोटो लिया मतलब पेनल्टी का कैसे है? मोबाइल में ऐसा कोई ऐप है क्या? तो प्रोबेबली एक संभावना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट लेकिन एक संभावना है जो मुझे लगता है कि मोबाइल से फ़ोटो लेने के बाद उस डिवाइस से मोबाइल का फ़ोटो लिया गया है, ठीक है? और रेसिंग और स्पीड 189 के तहत तो आप अब मुझे समझ में आया कि 2 करोड़ किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है। नहीं, बात सही कहे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का मामला हो रहा है और ऐसे भी आप देखिएगा कि अखबारों में आता है कि इतने पैसे का कलेक्शन किया गया इसी पे और बड़ा मतलब गर्व के साथ। तो ये चीज़ें बात खैर वो तो हुई। अब हम ज़रा बदलना चाहते हैं आपका पन्ना एक और। पन्ना ये कि ये तो सामाजिक काम आपने किया जी, और मैं चाहूँगा कि इस तरह का और भी अगर लोग आता है तो उसकी मदद आप करेंगे। जी बिल्कुल। तो राजनीति में आप कैसे घुस गए? क्योंकि देखिए कहाँ एक एक सरकारी सेवक, फिर एक सामाजिक सेवक और उसके बाद आप राजनीति में आ गए। देखिए जिसको आप राजनीति कहते हैं, हुँ। वो भी समाज की सेवा है। हाँ, ठीक है। ये अब ये 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 जो है सो वो ब्रह्म वाक्य है, लेकिन हाँ, आजकल तो सेवा व्यक्तिगत होता है, राजनीति में नहीं भी। इसी को तो बदलना है, हाँ, हाँ, इसी को तो बदलना है। हम बिल्कुल। लोग तो यही बात कह रहे हैं हुँ, कि आप जो है ये जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, उसको तोड़िए। जो तिलिस्म बनाया गया है राजनीति का कि पैसे के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, इसको डिसमेंटल कीजिए। नहीं तो बीपीएससी प्रकरण जैसा बीपीएससी अभी तो ये उठा है, तमाम बीपीएससी में आरोप लगते रहे हैं। आप देखिए कि रेगुलर। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं बिहार के अंदर, सब में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कोई रैकेटियर पकड़ा रहा है, कुछ हो रहा है। तो इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा?
तो ये तो आना ही पड़ेगा ना, छोड़ देने से तो नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, हाँ। हमको अब इसमें वो देखिए कि मैं स्वार्थी हो जा रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए समझिए मैं स्वार्थी हो जा रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी कल को मान लीजिए किसी को इच्छा होगी हम बीपीएससी का एग्ज़ाम दें और ये पैटर्न रहेगा, तो कहाँ क्वालीफाई करेंगे? नहीं कराया। और वो तमाम बच्चे और वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों के पीछे उनके पढ़ाई के लिए बिहार में तो है कि एक रोटी कम खाएँगे लेकिन पढ़ाएँगे और भारतवर्ष के तमाम लोग इस बात को मानते हैं मानते हैं, हाँ। कि बिहार के में क्या होता है और हमारे राज्य के अंदर इस तरह की कुव्यवस्था, ये कदाचार कब तक चलेगा? आप जो पहला प्रश्न किए कि नौकरी छोड़े, तो अंदर-अंदर तो आदमी सोच ही रहा है ना, घुटन में तो सब कोई है। आज वो तमाम पदाधिकारी हैं। मैं आपको बता दूँ कि लगभग-लगभग जिस दिन मैंने प्रशांत जी का बेल कराया, 150 से ऊपर कॉल आए हमको। 150 से ऊपर पदाधिकारियों के कॉल आए। माने सब कोई कहीं न कहीं उसको लेके भीतर से होना पड़ेगा, परेशान है। होना पड़ेगा। आपका बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, सीट बिक गया। बिल्कुल। अब ये बताइए कैसे होगा? हुँ। ये तो पूरा हिट मतलब नाउ दे आर हिटिंग ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एवरीवन्स चाइल्ड। जिनके पास पैसा होगा, उन्हीं के बच्चे डीएसपी बनेंगे, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफ़सर बनेंगे और फिर देखिए ये लिंक है, जुड़ा हुआ है, चेन रिएक्शन है कि जब वो बनेंगे, तो वही फिर भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। 2 करोड़ लगा के जाएगा तो 4 करोड़ हाँ, निकालेगा वो ना। तो स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक है, वो तो व्यवसाय हो गया है ना। जी, व्यवसाय हो गया तो है तो जो आपके प्रश्न का मेरा सीधा जवाब ये है कि जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, जो कदाचार चल रहा है समाज के अंदर, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, वो हमारे राजनेताओं का है, ठीक है? बिल्कुल। हुँ। तो हिट तो वहीं करना पड़ेगा। केवल एक-एक इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को कितना पकड़ेंगे, कहाँ-कहाँ पकड़ेंगे और क्या होगा फलाफल? नहीं तो ऐसे भी व्यवस्था परिवर्तन तो चाहिए। ऐसे भी व्यवस्था बदलने के लिए तो यही करना होगा क्योंकि जब तक आप राजनीति में नहीं जाएँगे, कहने का मतलब कि व्यवस्था बनाता कौन है? जी, वहीं से बनता है। जी। राजनीति से फिर सरकार में लोग जाते हैं और सरकार में सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपसे एक और सवाल कि डायरेक्ट चुनावी राजनीति में आने का विचार है क्या? देखिए, अभी तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, अभी प्रशांत किशोर और जनसुराज से तो मैं साल डेढ़ साल से जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मेरा सामाजिक काम तो पूर्व से चल रहा है। एक बच्चे का यहाँ का प्रकरण था एक अधिवक्ता के रूप में चल रहा है। नहीं, नहीं, नॉट ओनली अधिवक्ता, हाँ, नॉट ओनली अधिवक्ता। आप एक पर्टिकुलर फ्रेम में हमको नहीं बाँध सकते नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अधिवक्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हाँ, आपने मदद की जी। और लोगों को कर रहे हैं मदद। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। एक राजनेता के तौर पे हुँ, आप तो पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं ना? जी। तो वहाँ आपको डायरेक्ट आप जाना चाहते हैं कि नहीं, जाएँगे कि नहीं? नहीं, अगर जनता का समर्थन रहेगा, लोग चाहेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व चेंज हो, ठीक है? हम तो समझा रहे हैं, नहीं, घूम-घूम कर बता रहे अभी हैं तो लोग। युवाओं के आप आइकॉन बने हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा मैं कह रहा हूँ चूँकि युवाओं से हमारी बात होती है जी, लगातार। मैं ऐसा कोई खुशफ़हमी नहीं पालता हूँ। न मैंने आपको स्पष्ट तौर पे बताया है कि अगर अ, युवा को लेके मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि भविष्य वही है, बिल्कुल। ठीक है? और भारत की तरक्की में उन्हीं का अहम रोल होना है। हमारे भी जो बच्चे हैं, जो बड़े होंगे, जो आपके बच्चे हैं, यही लोग पूरी बागडोर सँभालेंगे। उनकी बेहतरी के लिए हम लोग का क्या है 50% से ज़्यादा कट गया। हाँ, हाँ। 50% से हुँ। ज़्यादा कट गया इस कुव्यवस्था को देखते हुए। बट इट नीड्स टू बी चेंज्ड। कल को वो बोलेंगे ना आपने किया क्या? आप केवल बैठ के ड्राइंग रूम में भाषण देते रहे। कॉफ़ी पीते रहें, चाय पीते रहें, लेकिन जब हाँ, जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत थी, वहाँ आपने जात किया, वहाँ आपने धर्म किया, वहाँ आपने व्यभिचारियों को, भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन दिया। आप ये देखने तक नहीं गए कि ये पैसा जो दिखता है, ये पैसा का माध्यम क्या है? सबको पता है, किससे छिपा हुआ है। हाँ, वो तो जग ज़ाहिर है। तो मैं मान के चलूँ कि अ, चुनावी राजनीति में आपकी एंट्री होगी।
चुनावी राजनीति में चंपारण है। हम लोग गांधी जी के चेले हैं। बिल्कुल सत्याग्रह शुरू किया है, सत्याग्रह को परिणति तक पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे। जी। अब अंतिम एक सवाल बीपीएससी से जुड़ा हुआ है। जो उस दिन आप लोग बहस में गए और बीपीएससी न्यायालय ने बीपीएससी के परीक्षा फल पे रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो आप क्या इसका भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, बहुत ही स्ट्रांगली जो है हमारे सीनियर लर्नेड एडवोकेट जिनको 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मिस्टर वाईवी गिरी वाईवी जी, गिरी जी, हाँ, हाँ। उनके द्वारा सारी बातों को रखा गया। तो जैसे मुख्य तौर पे कि 1:05 पे ट्विटर पे क्वेश्चन कहा जाना, एक पूरे परीक्षा केंद्र के 12,000 स्टूडेंट्स के परीक्षार्थियों का एग्जाम कैंसिल कर देना, पुनः एग्जाम कराना, स्केलिंग का इशू आ रहा है कि इसमें क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट, एक एग्जामिनेशन के लिए 2 तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे इश्यूज हैं और तमाम सेंटर्स पे जैमर का बंद हो जाना, लाइट का कट जाना, इन सारे इश्यूज पे बहुत अच्छे से माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया है हमारे लर्नेड गिरी जी के द्वारा, सीनियर के द्वारा, और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि 30 तारीख को 30 तारीख के अंदर में सरकार और बीपीएससी ने जवाब देना है और 31 को उस पर निर्णय होना है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, रिजल्ट पे रोक नहीं लगाया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो रिजल्ट आएगा वो ये इस रिट पिटीशन, इस केस के फलाफल से प्रभावित होगा। अगर केस पिटिशनर्स के बच्चों के पक्ष में हुआ, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो रिजल्ट खत्म हो जाएगा, फिर से पुनः एग्जाम करना पड़ेगा। तो सारांश में इतनी सी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मित्रों, अभी अमित जी का जो कुछ पन्ना था, जो छुपा हुआ था, उसको मैंने खोलने का प्रयास किया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, समाजसेवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और जो स्थितियां नजर आ रही हैं कि आने वाले समय में चुनावी राजनीति में भी कूदेंगे। इन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो युवा वर्ग तो इनको समर्थन कर रहा है, मांग भी कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।